हिंदी शिक्षण कल का पेपर आपका हिंदी शिक्षण है और आप सभी को पता है यह जो आपका सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें आपको अच्छा नंबर लाना है क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो गाइस आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट के, क्योंकि आपको पता है कि यूनिट फर्स्ट आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, भाषा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इस यूनिट में आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही अच्छे होंगे, एक भाषा और एक मातृभाषा, और दोनों के ऊपर मैं आपको वीडियो दे रहा हूं। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से आपके एग्जाम में फंस जाएगा और इन दोनों क्वेश्चनों को जरूर एक बार देख के जाइएगा। वीडियो देखने से फ़ायदा ये होगा कि आप अपने शब्दों में वहाँ पर लिख पाओगे चीज़ों को। अगर क्वेश्चन आप नहीं भी याद किए रहोगे तो अपने शब्दों में वहाँ लिख पाओगे, इसलिए आप वीडियोज़ को वॉच कर लेना। तो गाइज़ यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन होगा, भाषा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। भाषा की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भाषा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अब भाषा के अगर अर्थ की बात करें तो हम सभी को पता है हम एक समाज में रहते हैं और उस समाज में रहने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम किसी न किसी माध्यम का यूज करते हैं। हम भाषा का प्रयोग करते हैं, अपनी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं, एक दूसरे के सामने अपने विचारों का साझा कर पाते हैं। तो वह जो माध्यम होता है वही एक माध्यम हमारा भाषा होता है। जब मातृभाषा की बात आएगी तो मातृभाषा वह भाषा होती है जो आप अपने जन्म के बाद सीखते हैं, जो आपकी पहली भाषा होती है, जो अपने आप माता से अपनी भाषा को सीखते हैं, या जिस परिवेश में आपका पालन पोषण होता है वहाँ की जो भाषा होती है वो आपकी मातृभाषा होती है। लेकिन जब हम भाषा की बात करेंगे तो हम सिंपल सी बात करेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किसी न किसी माध्यम का यूज करता है। वह जो माध्यम होता है वही भाषा कहलाता है। अब वह माध्यम हमारा मातृभाषा भी हो सकता है, हमारी कोई ऐसी भाषा हो सकती है जो हिंदी है, या कोई ऐसी भाषा जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो, अंग्रेजी हो गई। तो हम किसी न किसी भाषा का यूज करते हैं जिसके माध्यम से ही अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वही भाषा कहलाती है। तो यहाँ पर कहा गया मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने के कारण सदैव विचार विनिमय करना पड़ता है। इस विचार विनिमय का सर्वोत्तम एवं मानवीय साधन भाषा ही है। इस प्रकार जिस वार्तालाप या लेख के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं वही भाषा है। और इसके दो रूप होते हैं, सिंपल सी बात है, भाषा के दो रूप होंगे। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए आप दो माध्यम का यूज करते हैं, या तो आप बोल के करेंगे या तो आप लिख के करेंगे। यानी हम कह सकते हैं एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। गाइस, प्रयोक्ता अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का आश्रय लेता है, शब्दों के थ्रू ही अपने विचारों को प्रकट करते हैं और यह शब्द किन्हीं सार्थक प्रतीकों से निर्मित होते हैं। इस प्रकार लेखन के अंतर्गत भी सार्थक ध्वनि, प्रतीक, चिन्ह का आश्रय लेते हैं। अतएव भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था है। सिंपल सी बात है, बहुत सारे सैम्बल से मिलकर एक भाषा बनती है। जब आप लिखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं, तो उनकी एक व्यवस्था है। भाषा सार्थक ध्वनि और प्रतीकों की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से इसके प्रायिकता एवं श्रोता परस्पर विचारों को आदान प्रदान करते हैं। विचारों का यह आदान प्रदान मौखिक या लिखित दोनों रूपों में हो सकता है। भाषा की परिभाषाएं कुछ लोग हैं, जैसे रामचंद्र वर्मा ने कहा था, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है भाषा कहलाती है। कितना अच्छा इन्होंने डिफिनेशन दिया है, क्या आप अच्छे से याद कर पाओगे। मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों, वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है भाषा कहलाती है। स्वीट ने कहा था शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। स्वीट ने क्या कहा था, शब्दों के द्वारा, यानी शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है, ऐसा स्वीट ने कहा था। भाषा की प्रकृति एवं विशेषताएं, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कभी भी ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है कि आपके वंशानुगत हो, अपने पिता से ही सीखे हों आप। आपका पैतृक संपत्ति बिल्कुल नहीं है। आपका एक ऐसे माध्यम में जन्म होता है जहाँ की भाषा हिंदी है, लेकिन पालन पोषण अगर आपका अंग्रेजी हो रहा है, कोई ऐसे जगह पर आप रह रहे हैं जहाँ की भाषा हिंदी नहीं है, तो आप वहाँ की भाषा सीखेंगे। जहाँ आपका पालन पोषण हो रहा है, जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, आप वहाँ की भाषा सीखेंगे। इसे कभी भी पैतृक संपत्ति नहीं माना जाता है। कुछ विद्वानों ने मात्रा अनुसार पिता की भाषा पुत्र को मिलती है, अर्थात जिस प्रकार पैतृक संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है उसी प्रकार भाषा भी उसकी धरोहर के रूप में मिल जाती है। किंतु यह सदैव सत्य नहीं है। यदि किसी भारतीय बच्चे का जन्म, अब वही एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, किसी भारतीय बच्चे का जन्म कुछ दिन के पश्चात पालन पोषण के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, तो वह भारतीय भाषा नहीं बोल सकेगा, वह उनकी मातृभाषा अंग्रेजी ही बोलेगा। यदि भाषा पैतृक संपत्ति रही होती तो वह बालक भारतीय भाषा ही बोलता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
तो आप इसे भाषा की प्रकृति के रूप में लिख सकते हैं और इसकी विशेषता लिख सकते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा बड़े अच्छे शब्दों में। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, भाषा कभी भी पूर्ण नहीं होती है, अर्थात यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि अमुक भाषा का अंतिम रूप अमुक है। भाषा से हमारा अभिप्राय जीवित भाषा से होता है। भाषा का अंतिम रूप तो अवश्य अंतिम होता है, किंतु जीवित भाषा में यह बात नहीं है। भाषा परिवर्तनशील विकास की एक प्रक्रिया है, भाषा अर्जित संपत्ति है। मनुष्य भाषा का अर्जन अपने चारों ओर के वातावरण से करता है, इसका मनुष्य ने ही निर्माण किया था, ये कोई प्राकृतिक भी धरोहर नहीं है। भाषा की अगर बात करें तो भाषा को प्रकृति ने नहीं दिया है, मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका अर्जन किया है, इसका खुद से बनाया है और खुद से बना के ही भाषा का यूज किया गया है। तो एक कोई प्रकृति भी धरोहर नहीं है, एक प्रकृति ने भी इसे दिया नहीं है। मनुष्य भाषा का अर्जन अपने चारों ओर के वातावरण से करता है तथा तथ्य की पुष्टि कई उदाहरणों से की जाती है। जैसे यदि एक भारतीय बालक को अंग्रेजी का वातावरण में पालन पोषण किया जाए तो वह अंग्रेजी भाषा सीखता है, तो वही चीज़ें हैं, ये पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। सत्यता यही है कि मनुष्य न्यूनतम श्रम से महत्तम कार्य करना चाहता है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति भाषा के लिए उत्तरदायी है। जैसे टेलीविज़न का केवल टीवी कहकर काम चला दिया जाता है, वास्तविक शब्दों में कष्ट साध्य होने के कारण टीवी कहकर काम चला दिया जाता है। व्याकरण में यह भी नियम लागू होता है कि इसके अंतर्गत आरंभ से अनेक रूप और अपराधों का अधिकता थी, परंतु धीरे धीरे आधुनिक भाषाओं के आते आते नियम बनकर, मतलब इस शॉर्टकट की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं चीज़ों का हम। तो यहाँ पर गाइस कुछ आपके विभिन्न प्रकार हैं, भौतिक आधार हैं, तो सब में कहीं ना कहीं वही भाषा की बातें की जा रही हैं, बार बार वही बातें की जाएंगी। जो आपके शब्द होते हैं लगभग शब्द वही रिपीटेड होते हैं। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हमने अच्छे से दे रखा है, एक बार जाके पढ़ लेना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रश्न को तैयार करने के बाद आप इसको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और अच्छा नंबर लाएंगे। इसका एक वीडियो भी आपको और मिलेगा मातृभाषा के ऊपर, तो उन दोनों वीडियोज़ को जरूर वॉच कर लेना। ठीक है गाइज, जय हिंद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।